Hello everyone. Let's have a beautiful poem here, a motivational poem, an inspirational poem by none other than Rudyard Kipling. And the poem is entitled as If. The title of this poem is If. Highly recommended for you, dear students. Amazing poem, amazing words, amazing message for all of us. कितनी इंपॉर्टेंट ये पोएम है ये तो मैं अपने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं। इस वीडियो में हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पोएट के बारे में पहले हम जानेंगे, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में हम जानेंगे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उससे हम थोड़ा सा देखेंगे और एक फेयर जजमेंट लेंगे कि ये पोएम कैसे उन्होंने लिखी थी। तो आगे देखते हैं इसको, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट होता है, मैंने जैसे बताया कि पोएट के बारे में जानना, उससे एक आपको आइडिया लगता है कि ये पोएम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहां पर देखिए, ये आपके सामने है रुडयार्ड किपलिंग, यूनिट थर्ड, टॉपिक थर्ड, यानी कि पॉइंट जो है इसके अंदर इफ, अ पोएम बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग की फोटो है आपके लिए और एक अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छा इन्होंने खुद को एक लग रहे हैं देखकर कि अच्छे रहे हैं, एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, 30 दिसंबर 1865 को इनका जन्म हुआ था। वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट और डेथ हुई थी इनकी 18 जनवरी 1936, यानी लगभग 71 की एज में इनकी जो है वो डेथ हो गई। और काफी एक सैड ये चीज है कि बहुत ज्यादा जो है इनका समय शायद नहीं इनको लाइफ में दिया और कई महान जो हैं वो राइटर्स, उनका एक जीवन ऐसा रहा है कि अगर उम्र कितनी भी रही हो लेकिन ऐसे काम वो कर गए जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। तो आज भी ये जीवित है हमारे बीच में अपनी इस महान कृति, महान रचना, महान पोएम के माध्यम से, जिसका टाइटल है इफ। तो वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोइट थे और नॉवेलिस्ट थे, यानी उपन्यास भी वो लिखते थे। ही वॉज बोर्न इन इंडिया विच इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज वर्क, और वो भारत में पैदा हुए थे। ये भी एक चीज है जिसमें कि भारतीयता का एक पुट, भारतीयता का एक अंश उनके वर्क में दिखता है। उनके जो भी उन्होंने लिखा है उसके अंदर एक झलक पड़ती है भारतीय संस्कृति की। ही इज सीन एज एन इनोवेटर इन द आर्ट ऑफ द स्टोरी राइटिंग। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में उन्हें एक इनोवेटर का, यानी कि उन्होंने एक नयापन लेकर आए थे वो स्टोरी राइटिंग में, उसका क्रेडिट उन्हें दिया जाता है। His children's books are classics. One critic noted a versatile and luminous narrative gift. और बच्चों के लिए जो किताबें इनकी हैं वो तो अपने आप में क्लासिक है, एक महानतम किताबों का दर्जा उन्हें दिया गया है। और एक क्रिटिक ने उनके बारे में कहा था कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो हमारे लिए एक गिफ्ट से बढ़कर ही है। तो कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी? किपलिंग्स वर्क्स ऑफ फिक्शन इंक्लूड द जंगल बुक, जो कि 1894 में लिखा था, किम, जो कि 1901 में लिखा था, एंड मैनी शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडिंग द मैन हु वुड बी किंग। हिज पॉइंट्स इंक्लूड मेंडले, गूंगादीन, द गॉड्स ऑफ द कॉपी बुक हेडिंग्स, द वाइट मैन्स बर्डन एंड इफ, जो कि 1910 में लिखी थी। In 1907, he was awarded the Nobel Prize in Literature as the first English language writer to receive the prize, and at 41, its youngest recipient till date. उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1907 में
लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये पुरस्कार माना जाता है और उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। और कहते हैं कि ये फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर थे जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ था, वो भी मात्र 41 वर्ष की एज में। यानी जिस एज में हम लोग होने वाले हैं उस एज तक तो वो एक नोबेल प्राइज के हकदार हो चुके थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। फॉर किपलिंग, India was a wondrous place. Along with his younger sister Alice, he reveled in exploring the local markets with his nanny. He learned the language and in the bustling city of Anglos, Muslims, Hindus, Buddhists and Jews, he connected with the country and its culture. और भारत, क्योंकि भारत को हम विविधताओं का देश मानते हैं, हम ऐसा देश मानते हैं जहां सांस्कृतिक विविधता शायद पूरे संसार में सबसे अधिक पाई जाती है। उस देश में जब उन्होंने घूमा इस देश को तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनाई, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी। और अभी आपको जो मैंने लिस्ट बताई थी उस लिस्ट में जो नाम आपने देखा होगा सबसे ऊपर द जंगल बुक। द जंगल बुक भी इनकी लिखी हुई है। सबको पता है मोगली की कहानी। तो ये जो जंगल बुक जो फिल्म बनी है ये इन्हीं की नॉवेल के ऊपर है और वर्ल्ड में इतना पैसा इस फिल्म ने कमाया है, अथाह पैसा इस फिल्म ने कमाया है। तो पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं। इवन हम लोग जब छोटे थे तो जंगल बुक नाम से ये एक सीरियल आया करता था, जंगल जंगल बात चली है। तो वो जो गाना है उस गाने को आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर, बड़ा फेमस वो गाना था मोगली के लिए। तो बहुत अच्छी कहानियां इनकी होती हैं। तो इफ हमें पता है कि कितनी अच्छी होगी। नाउ अबाउट द पॉइंट। अब हम यहां पर पॉइंट और भी अगर आपको जानना है तो आप विकिपीडिया पर जाकर रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जान सकते हैं। अबाउट द पॉइंट, इफ अ फादर्स एडवाइस टू हिज सन, माना जाता है कि वैसे पॉइंट ने कभी कुछ ज्यादा बताया नहीं इस बारे में, लेकिन ये माना जाता है क्रिटिक्स के द्वारा। क्रिटिक्स वो लोग होते हैं जो एक पोएम को रिव्यू करते हैं, एक सिनेमा को रिव्यू करते हैं, एक आर्टिकल को रिव्यू करते हैं। यानी वो लोग अपने दृष्टिकोण से ये बताते हैं कि कितना अच्छा लिखा गया है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्रिटिक्स, आलोचक। इफ इज अ पोएम बाय इंग्लिश नोबेल लॉरेट रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है उन्हें नोबेल लॉरेट का नाम दिया जाता है। रिटन इन 1895, कहते हैं कि 1895 में लिखी गई थी। एंड देन एज ए ट्रिब्यूट टू लिएंडर स्टार जैमसन, इट इज अ लिटरेरी एग्जाम्पल ऑफ विक्टोरियन एरा स्टोइसिज्म। द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन रिवॉर्ड्स एंड फेरीज इन 1910। इसका पब्लिकेशन जो किया गया था रिवॉर्ड्स एंड फेरीज नाम के कलेक्शन में किया गया था। पॉलिटेक्निक कॉलेज के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है यहां पर कि वो 1895 को याद रख लें, और अगर ऑप्शन में 1910 मिलता है तो उसको भी याद रख लें। दोनों नहीं मिलेंगे ऑप्शंस, या तो 1895 दिया जाएगा या 1910। 1910 में ये प्रकाशित हुई थी और 1895 1895 में ये पोएम जो है वो लिखी गई थी। Many people consider if to be one of the most inspirational poems ever written. इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, इस लाइन को मैं चाहूंगा कि मैं बोल्ड कर दूं और आप इस लाइन को देखें कि इट इज द मोस्ट इंस्पिरेशनल poems ever written. It is certainly a poem that has garnered a great deal of attention in popular culture. आज के समय में, आज के टाइम में इस पोएम ने बहुत बड़ा स्थान पाया है। इफ इज एन इंस्पिरेशनल पोएम दैट प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन हाउ वन शुड लिव वंस लाइफ, अपने जीवन को कैसे जिया जाए ये इसमें बताया गया है। In India, a framed copy of the poem was affixed to the wall before the study desk in the cabins of the officers cadets at the National Defence Academy at Pune
and Indian Naval Academy at Azimala। काफी है ये लाइन ये बताने के लिए कि इस पोएम का स्टूडेंट्स के लिए क्या महत्व है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां से हमारे देश के जाबाज ऑफिसर्स निकलते हैं आर्मी के। इंडियन नेवल एकेडमी INA, जहां से हमारे नाविक निकलते हैं जो समुद्र के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। ऐसे कैडेट्स को ये बताने के लिए कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसे मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ना है, ये पोएम उनके कैबिन्स में जहां पर वो रहते थे वहां पर ये पोएम के प्रिंट आउट लगाए गए, ताकि इस पोएम को वो बार बार पढ़ें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रखें, हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो तत्पर रहें। The poem takes the reader through various ways in which the reader can rise above adversity that will almost certainly be thrown one's way at some point in one's lives. The poem takes the reader, poem जो है अपने रीडर्स को ऐसी जगह पर लेके जाती है जहां पर उन्हें लगता है कि कैसे हम मुसीबतों से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे उनसे पार पा सकते हैं, कैसे उनसे दूर हो सकते हैं, यानी मुसीबतों को हम हटाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां है आपकी ये पोएम F. रुडयार्ड किपलिंग। पोएम का स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनें इस पोएम के अंदर दी गई हैं। ऐसी 8 लाइंस के 4 स्टैंजा यहां पर हैं, यानी कुल जो पोएम की लंबाई है वो है 32 लाइंस। 32 लाइंस की ये पोएम है, 32 लाइंस की ये पोएम है और 4 स्टैंजा में इसको डिवाइड किया गया है। स्टैंजा आपके सामने देखिए, एक फर्स्ट स्टैंजा में आपके सामने एक बार हाईलाइट करता हूं, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा हो गया। इज इट क्लियर टू यू? यस। तो ये फर्स्ट स्टैंजा आपके सामने है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ लाइंस इस पोएम में कितनी हैं, तो आपका आंसर होगा 32। जब भी आपके सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ध्यान रखें इस बात का कि जिनके सिलेबस में ये पोएम है, वो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि ये पोएम किसने लिखी है, कौन थे, कहां जन्म हुआ। तो एक क्वेश्चन पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में आ सकता है और वो क्वेश्चन है नंबर ऑफ लाइंस, 32 लाइंस। और स्टैंजा 4 स्टैंजा, एक स्टैंजा में लाइंस 8। उसके अलावा लाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं आज सिर्फ आपको स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताऊंगा। पोएम को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी जो अंतिम 2-3 मिनट का जो मैं बताने वाला हूं वो आपको एक लाइन की राइमिंग स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि पोएम की जो अंत की लाइंस होती हैं वो किस तरह से मैच कर रही हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम तो देखिए ये है, ये इसकी जो मैंने हाईलाइट यहां पर किया है आपके सामने, ए बी सी। ये राइमिंग स्कीम क्यों है? देखिए यहां पर आपके लिए यू लिखा गया है, ये यहां पर यू, हम एक बार इसको ए लिख देते हैं। अब यू से मिलता हुआ नीचे भी यहां पर यू है, इसको भी हम ए लिख देते हैं। यहां पर आपके सामने ये यू फिर आ गया, इसको भी हम ए लिख देते हैं। अब यहां पर TOO2, तो यहां पर भी अंत में ऊ की आवाज आ रही है, बड़ा ऊ, यानी बड़े ऊ से ऊन। तो उसमें जो ऊ बड़ी साउंड आ रही है डबल ओ वाली, उसको हमने वापस ए दे दिया। अब अगली लाइन का लास्ट वर्ड है यहां पर वेटिंग। ये जो वर्ड है हम इसको देखते हैं हमेशा, वेटिंग। तो वेटिंग यू से नहीं मिल रहा, इसलिए हमने इसको एक नया सिंबल दिया और वो है बी, वो है बी। अब देखिए क्या वेटिंग से अगला वर्ड मिल रहा है लाइज, LIES? नहीं मिल रहा, तो इसको भी हमने नया नाम दे दिया सी। अब वापस आप यहां पर देखेंगे
के बाद अगली लाइन में आप आते हैं हेटिंग, HATING, हेटिंग। हेटिंग की अगर यहां पर बात करें तो ये भी क्या हो जाता है हमारे लिए, वेटिंग से मिलता हुआ, तो इसको हम दे देंगे बी। ऐसे ही अगर हम अगले की बात करें तो यहां पर आ जाता है हमारे लिए वाइज, और ऊपर था यहां पर, ये देखिए ये जो मैं वर्ड आपको दिखा रहा हूं लाइज, और नीचे है वाइज, तो ये बन जाता है हमारे लिए सी, तो ये बन गया सी। इस प्रकार आपने जो देखा वो हमने क्या देखा कि ये दोनों की राइमिंग स्कीम किस तरह की है, यानी अब आपके सामने राइमिंग स्कीम आ जाती है और वो बन जाती है A B C B C, 4 बार A और B C B C। इसी प्रकार आगे की अगर हम राइम देखते हैं तो यहां पर दे रखी है हमने A B C D। तो यहां पर आप देख सकते हैं A B C D और उसके बाद में वापस अंत में C D। तो इस तरह से आप लोग राइम को जो है वो तय कर सकते हैं वर्ड्स को देखते हुए, और किस प्रकार ये वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट के वर्ड्स मास्टर, डिजास्टर, AA, एम, सेम, BB, स्पोकन, ब्रोकन, CC और फूल्स, टूज, DD। स्टैंजा थर्ड की भी राइमिंग स्कीम वही है, AB CD। विनिंग्स A, बिगिनिंग्स A, टॉस B, लॉस B, सिन्यू C, यू C, गॉन D, होल्ड ऑन D। और लास्ट जो स्टैंजा है उसकी भी राइमिंग स्कीम सेम है, AB CD। तो यहां देखिए वर्च्यू A, हर्ट यू A, टच B, मच B, मिनट इसको मिनट नहीं बोलेंगे, मिनट C और इट C, रन D और सन D। तो AB CD यानी ऊपर का जो फर्स्ट स्टैंजा था केवल उसकी एक राइमिंग स्कीम अलग है यहां पर ऊपर वाले की, बाकी सब की AB CD यही राइमिंग स्कीम यहां पर दी गई है। तो आज हमने जाना स्टैंजास क्या होते हैं, राइमिंग स्कीम क्या होती है और कैसे हम राइमिंग स्कीम को पहचानते हैं पोएम में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिए, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं, तो इन्हें आप याद कीजिएगा। धीरे धीरे स्क्रॉल मैं आपके लिए कर रहा हूं सो दैट आप एक बार पोएम की रीडिंग खुद आप लगा सकें। अगले वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको समझाऊंगा। देखिए आप जहां चाहें वहां पॉज कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो नेट से डाउनलोड इस पोएम को कर सकते हैं। ये पूरी पोएम मैंने आपके सामने स्क्रॉल कर दी है। समरी वाला पार्ट हम कल अगले वीडियो में देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए वही अंत में शुक्रिया, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स, और सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, इन्हें आप रन थ्रू ना करें। सिर्फ ये ना करें कि हमें वीडियो फॉर्मेलिटीज करनी है टीचर्स के लाइक्स बढ़ाने के लिए या टीचर को बताने के लिए, नॉट एट ऑल।
आप इन्हें पूरा देखेंगे तो ऑब्वियसली लाइक्स तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से जो वीडियो बनाए गए हैं उन्हें अगर लाइक्स नहीं मिलेंगे तो हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो आप इन्हें लाइक तो करें, लेकिन पूरा देखें जरूर, समझे जरूर, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच once again, finally, and then goodbye.